हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं जापान एनालिसिस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स के बारे में, और इसके बारे में जितना हो सकेगा मैं पूरी नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं आखिर में दो ऐसी टिप्स आपको दूंगा जिसमें कि आप जानेंगे कि ज़्यादातर बच्चों का एप्लीकेशन जो है वो क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं जापान एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज स्कूल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जापान आने के कौन कौन से तरीके हैं। तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि एक तो आप ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा आप लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और तीसरा आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप टेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड के बीच में अप्लाई करना ठीक रहता है, और दूसरा ये कि क्या ख़ास प्रोसीजर रहता है। ठीक है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। कुछ लोग सर्च नहीं कर पाते, अपना राइट लैंग्वेज स्कूल सर्च नहीं कर पाते, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरा ये कि कितना खर्च आ जाता है, कि अगर हम लोग 2 साल के लैंग्वेज स्कूल में एंटर होते हैं तो कितना खर्च आ जाता है करीब करीब, तो हम लोग वो देखेंगे। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या ख़ास बात रह जाती है, ऐसी क्या क्या परेशानी रह जाती है कि हम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते लैंग्वेज स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। लैंग्वेज स्कूल में साल में 2 बार एडमिशन्स खुलते हैं, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। आपको अप्रैल सेशन में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में अप्लाई करना होगा, और अगर आपको अक्टूबर में एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आने के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो आता है वो आता है एज फैक्टर का, कि आप 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, या फिर आपने हाई स्कूल करके आए हो आप। ठीक है, ये इनमें से एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया की बात होती है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए और पासपोर्ट बनवाइए। उसके बाद बात आती है गारंटर की। देखिए, ये ज़रूरी है जापान में कि आपका कोई गारंटर हो। ठीक है, या तो वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकते हैं आपके। इवन आप अपने सेल्फ गारंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसे का इशू आता है, थोड़ा सा आपको बैंक स्टेटमेंट जो है ज़्यादा दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो बहरहाल गारंटर एक होना चाहिए, ज़रूरी है जापान में। दोस्तों, अब बात करते हैं मनी की। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे सुनते के साथ ही लोग इस आइडिया को कैंसिल कर देते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल के आइडिया को क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इतनी बड़ी डिजिट हमारे पास तो नहीं है भाई, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम नहीं जा सकते जापान। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा सिर्फ दिखा सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं, फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन अमाउंट आपको दिखाना होता है। जैसे कि अगर गारंटर आपका जापान से है तो आपको 16 लाख येन, यानी कि इंडिया के 8 लाख रुपीज़ जो हैं INR, वो आपको अपने अकाउंट में दिखाने होते हैं। ठीक है, जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए, जब तक आप जापान ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली बात आती है जापानीज़ N5 सर्टिफिकेट की। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो हैं वो यही मांगते हैं कि आप एटलीस्ट N5 होने चाहिए, ताकि कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कुछ आपको बता रहे हैं हिरागाना ये होता है, काताकाना ये होता है, कांजी ये होता है। अब आप उनसे पूछ रहे हैं भाई हिरागाना क्या है, काताकाना क्या है, तो एटलीस्ट आपको वर्ड तो पता होने चाहिए कि भाई हिरागाना क्या है, काताकाना क्या होता है। मतलब इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप N5 पढ़ के आएँ। ठीक है, और अगर आपके पास N5 नहीं है, ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने 150 आवर्स या 180 आवर्स जो है वो जैपनीज़ पढ़ी है, तो उसका आप सर्टिफिकेट उन्हें दिखा सकें, हाँ भाई ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद भी वो आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, आपका कॉल करते हैं आपको। वो इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं वो हर इंस्टीट्यूशन का अपना अलग सिस्टम है। बहुत सी जगह से कॉल आती है, बहुत सी जगह से नहीं आती। वो मेरे ख्याल में एम्बेसी पे डिपेंड करता है या इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो आपको कभी कभार कॉल कर लेते हैं कि हाँ भाई आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, लैंग्वेज इतनी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी, या ऐसी आपने झूठा सर्टिफिकेट जमा कर दिया।
ठीक है। अच्छा, इस सब के अलावा भी, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है N5 का, आपके पास 180 आवर्स का या 160 आवर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है कि भाई मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी एक तरकीब है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कुछ नहीं मांगते, ठीक है। वो कहते हैं भाई ऐसे ही आ जाओ, बस मुँह उठाओ और आ जाओ हमारे यहाँ, ठीक है, हम सब कुछ पढ़ा देंगे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ किस तरह से इंस्टीट्यूशन को सर्च करना है और कैसे हम प्रोसीड करें आगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आप सर्च कर दिए, ठीक है, लैंग्वेज स्कूल इन जापान। तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया, ये आ गया सर्च हिस्ट्री में लैंग्वेज स्कूल में। अब ये किसी पे भी आप सेलेक्ट कर लें, सब ज़्यादातर वहीं पहुँचाएंगे या फिर अलग जगह पहुँचाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। देखिए, इस पर आपने क्लिक किया, ये आ गया स्टडी इन जापान में, ठीक है। इसमें नीचे आप आते गए नीचे आइए, ठीक है, और इसमें फाइंड स्कूल्स में आइए आप, और नीचे ये देखिए यहाँ पर आ गया एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज एजुकेशन, ठीक है। इसमें आप जाएं तो आपको ये निशिनक्योकु पे पहुंचा देगा। ये एक साइट है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर लिए, यहाँ पर टाइप कर लिए निशिनक्योकु, ठीक है, और यहाँ से तो इसमें आपको दिख जाएगा सर्च बाय रीजन, सर्च बाय क्राइटेरिया, ये सब लिखा हुआ है। तो सर्च बाय रीजन पे जाते हैं। अब ये सारे वो जगहें आ गई, वो सारी जगहें आ गई जिसमें के लैंग्वेज स्कूल्स हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ भी आपको जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी आपको जाना है, जिस जगह आपको जाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टोक्यो बहुत मशहूर है, कैपिटल है, तो यहाँ जाते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए टोक्यो के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सारे आ गए। ये देखिए हज़ार इंस्टीट्यूशंस हैं, भर भर के बच्चा आ रहा है भाई, भर भर के बच्चा आ रहा है, ये देखिए। तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल के तौर पे हम लोग ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें आ गए। अब इसके बारे में यहाँ सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये एड्रेस है, ये टेलीफोन है, ये इनका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, कब बना था, प्रिंसिपल कौन है, वगैरह वगैरह। इसमें कितने स्टूडेंट्स लिए गए हैं, कितने चाइना के हैं, कितने थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब लिखा हुआ है, कितने इंडिया के हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, 2 ईयर्स का है, ठीक है, 1.5 ईयर का है, 1 ईयर 3 मंथ्स का है, जो कोर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फाइनली नीचे भी और सब भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं, प्लस एरिया की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, कहाँ पर है ये एरिया, कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये लिंक जो दे रखा है, अब हम इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये आपको साइट पे पहुंचा देगा इसकी, ठीक है। इसकी साइट पे आप जाइए और इसकी साइट पे जाके पहले तो हम इंग्लिश में कर लेते हैं, क्योंकि आप अभी बेसिक ही पढ़ रहे होंगे या फिर आप अभी बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो इसमें इंग्लिश में कर लेते हैं हम लोग। और इसमें अब आप देखें, ये एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ज़्यादातर साइट्स इसी तरह से बनी हुई हैं, और आप इसमें जाइए, जो भी साइट खोलेंगे आप इसी तरह की आपको मिलेगी। ये देखिए, आप जैसे ही इसमें जाएंगे तो एप्लीकेशन गाइड में इन्होंने पूरा दे रखा है, ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, तो पूरा आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में जाते के साथ ही आपको पूरी सारी PDF यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन में जाते हैं हम लोग, और इसमें जाके देखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आप भरेंगे और इसमें सब चीज़ अपना जो भी आपका इन्होंने पूछा है, नाम पता, वो सब आप भर के और इन्हें सबमिट करेंगे। दूसरा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपकी पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपने किया है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्यों आना चाहते हो जापान, ये सब वगैरह, ठीक है। उसके बाद फ़ोटोज़, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है, ठीक है, फाइनली जो आपने पढ़ा है, मतलब जो भी आप 10th 12th या जो भी आपने किया है डिप्लोमा, ठीक है, उसके बारे में उसका सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाइए। अच्छा, उसके बाद लिखा है इन्होंने कि जो अगर आपके पास कोई जापानीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट करिए। फिर फाइनली 6 नंबर है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सपोर्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, ठीक है। एक तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना होगा वो अपने बारे में डिटेल्स वगैरह वो जमा कर देंगे, कि उनका नाम पता वगैरह जो भी है वो उसमें भर के सबमिट होगा वो। और इसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप क्या है, या फिर वो क्यों आपके गारंटर बनना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के वो जमा करना होगा।
और तीसरा होगा फाइनेंशियल कंफर्मेशन। अब इसमें कहाँ काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के ये 3-4 सर्टिफिकेट होते हैं जो कि सपोर्टर को जमा करने होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ख़ास चीज़ की, यानी कि कितना खर्च आएगा इस पूरे कोर्स का। ठीक है, 2 साल का अगर ये कोर्स है तो 2 साल का करीब करीब कितना खर्च बैठेगा। तो मैं आपको करीब बता दूं कि इस पूरे कोर्स का 2 साल के कोर्स का ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में 14 लाख फ़ीस जाती है, 14-15 लाख फ़ीस जाती है। और इसीलिए गारंटर के अकाउंट में ये लोग 16 लाख येन देखना चाहते हैं। यानी कि INR में देखें आप तो INR की बात करें तो करीब करीब 7.5 लाख, ठीक है, रुपए आपके लगेंगे। 7.5 लाख INR आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और इससे ऊपर ही लगेंगे। ठीक है, आप करीब 8 लाख INR मान के चलिए। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों इसे सुन के 8 लाख इंडियन रुपीस सुन के घबराई मत, क्योंकि जब आप जापान आएंगे हल्की सी भी आपको जापानीज़ आ जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पार्ट टाइम मिल जाती है। ठीक है, पार्ट टाइम मिल जाती है और पार्ट टाइम में आप इतना कमा लेते हैं 1.5 लाख येन, यानी कि 80,000 पर मंथ आप कमा लेते हैं आराम से। तो उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप इवन यहाँ पार्ट टाइम करते करते अपनी पूरी फीस दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इतनी स्कॉलरशिप्स हैं। इंडिया में जब आप रहते हैं तो आपको सिर्फ एक स्कॉलरशिप पता रहती है, मैक्स्ड स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपको कोई नॉलेज नहीं रहती कि भाई मैक्स्ड स्कॉलरशिप के अलावा हम कैसे अप्लाई करें, क्या करें। लेकिन जब आप यहाँ जापान आ जाते हैं तो उसके बाद आपको इतनी स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलती हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डाला हुआ है, लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलती हैं, 3-3, 4-4 स्कॉलरशिप मिलती हैं कि आप उसी से आराम से अपना या तो एग्जामिशन ले लेते हैं या फिर आप उसी में से अपना पैसा जो है थोड़ा सा उनको जमा कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होके ही रहेगा। पहला, लोग अक्सर समझते हैं कि अगर हम JLPT ना भी दें तो भी हमारा एडमिशन हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। ठीक है, ऑफकोर्स आपका एडमिशन हो सकता है, JLPT का आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो ऑफकोर्स आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में अक्सर ये पूछा जाता है कि आप यहाँ से पास आउट होने के बाद, हमारे लैंग्वेज स्कूल से पास आउट होने के बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें ये नहीं लिखना कि मैं अपने कंट्री चला जाऊंगा, मैं वहाँ पर जाके लोगों को जापानीज सिखाऊंगा, मैं अपनी वहाँ कंपनी खोल लूँगा या वगैरह वगैरह, ये सब नहीं लिखना आपको। उसमें लिखिए कि मैं जापान में ही रहूँगा, मैं जापान में ही काम करूँगा, या फिर मैं जापान में यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। इस तरह की बात अगर आपको लिखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप जापान में ही रहेंगे और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू है कुछ। तो आप हमेशा यही लिखिए कि मैं जापान में ही रहूँगा, जापान में ही काम करूँगा, जापान में पढ़ाई करूँगा वगैरह, ये सब लिखिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपके चांसेस जो होते हैं क्वालिफाई करने के वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जितना भी मुझसे हो सका ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन का क्लाउड मैंने आपके लिए बनाया और ये मैंने आपको प्रेजेंट किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हो सकता है किसी की मदद हो जाए, कोई जापान आना चाह रहा हो। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास टाइम होता है, पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दोस्तों हम वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।